हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का वॉल्यूम 2 पहले चैप्टर से टॉपिक्स लेकर आया हूँ। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे क्लासिफिकेशंस की बात किया था, IUPAC नेमिंग्स की बात किया था, कॉमन नेम की बात किया था आप लोगों से। ठीक है, थोड़े से बेसिक्स टूल्स हमने आपको बताए थे। आज हमारा प्रिपरेशन वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। हमारा लगभग केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस वाले पार्ट होते हैं हम उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं कि केमिस्ट्री की रिएक्शन समझने के लिए हमें GOC आना चाहिए। GOC नहीं आएगा तो हम केमिस्ट्री की रिएक्शंस नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को तो आप बहुत अच्छे से जान लें कि बिना GOC के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम GOC पढ़ने बैठ जाएँ, है ना। डिस्प्लेसमेंट पढ़ें, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक्स है। मैंने आज ऐसा प्रयास किया है कि मैं 15 या 20 मिनट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का जो पार्ट था मैं उसको बहुत शॉर्ट में कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको समस्या ना हो। क्योंकि आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आपको समस्या ना हो, आपको थोड़ा तो आइडिया रहे। क्योंकि हम पहले ही अपनी बात क्लियर कर चुके हैं कि हम आपके लिए NCERT की बात कर रहे हैं, एकेडमिक की बात कर रहे हैं, हम आपके लिए अलग से बात नहीं कर रहे। अगर मुझे अलग से ऑर्गेनिक पढ़ानी पड़ती, कुछ स्पेसिफिक करना होता तो कुछ स्पेसिफिक पहले और भी चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं आप लोगों को। लेकिन हम क्लास 12 के लिए काम कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा हो, एग्ज़ाम आप अच्छे से फाइट कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि केमिस्ट्री की रिएक्शंस का एक फंडा हुआ करता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट जो आपका हुआ करता है वो लेफ्ट हैंड पार्ट में होता है और ये आपका राइट हैंड पार्ट में होता है। ठीक है, रिएक्टेंट आपका LHS में होता है और प्रोडक्ट आपका RHS में कन्वर्ट हो जाता है। केमिस्ट्री में कहा गया कि भाई जो रिएक्टेंट्स होता है वो काम करता है कुछ ऐसे कि एक होते हैं सबस्ट्रेट, एक होता है सबस्ट्रेट। आपके उस सबस्ट्रेट पर रिएजेंट, क्या रिएजेंट्स अटैक करते हैं। आपके सबस्ट्रेट पर रिएजेंट्स अटैक करते हैं। सबस्ट्रेट पर रिएजेंट्स अटैक करके एक इंटरमीडिएट फॉर्म्ड करता है और इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होकर आपको मिलता है एक प्रोडक्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होकर आपको मिलता है एक प्रोडक्ट। ये फंडा है केमिस्ट्री की रिएक्शंस होने का कि सबस्ट्रेट पर रिएजेंट्स अटैक करेंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होगा और विदाउट इंटरमीडिएट कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये एक तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब सबस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं हमने 11th में थोड़ा सा तो पढ़ा है, पर फिर भी मैं बड़ी बातों को छोटे में कहना चाहता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। आपको आइडिया तो रहे कि हम क्या कर रहे हैं। सबस्ट्रेट होते हैं हमारे, अगर कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइंस, फ्री रेडिकल्स, मैं और नहीं लिखना चाहता। कार्बीन होते हैं, नाइट्रीन्स होते हैं, बेंजाइन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं नहीं लिखना चाहता। जिनकी ज़्यादा आवश्यकता है उन्हीं की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, कार्बोकैटाइन, ठीक है, कार्बो अनाइन, और इसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए अभी हम इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटाइन। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कार्बोकैटाइन का, क्योंकि टर्शरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की प्राइमरी से, प्राइमरी की मिथाइल से। कार्बोनाइन का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है। मिथाइल कार्बोनाइन मोर स्टेबल है प्राइमरी से, प्राइमरी सेकेंडरी से, और सेकेंडरी है टर्शरी से। फ्री रेडिकल और कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लगभग सेम है। ठीक है, टर्शरी इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी, सेकेंडरी देन प्राइमरी, प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, मोर एक्टिव मिथाइल फ्री रेडिकल्स। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। इस स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में भी मैंने अभी बातें की हैं, मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, तो कार्बोकैटाइन, कार्बोनाइन ये सबस्ट्रेट होते हैं।
इन सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं रेजेंट्स। रेजेंट्स कौन होते हैं सर? रेजेंट्स भाई दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये क्या चीज़ है सर? चलिए मैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को कुछ और कहता हूँ। मैं इलेक्ट्रोफाइल को कहता हूँ कि ये मेरी तरह कुछ एक गरीब व्यक्ति है और न्यूक्लियोफाइल आपकी तरह एक पैसे वाला व्यक्ति है। न्यूक्लियोफाइल एक पैसे वाला व्यक्ति है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास होल्ड है। अगर आपसे पहचानने के लिए कहा जाए कि भाई ये पैसे वाला है ये गरीब, आप तुरंत पहचान लेंगे। अगर अंबानी जी का बेटा खड़ा होगा तो आप तुरंत पहचान लेंगे ये तो पैसे वाले हैं। हम जैसा कोई गरीब खड़ा होगा तो आप नहीं पहचान पाएंगे। भाई थोड़ा सा तो कह दो भाई ये तो गरीब आदमी है। तो गरीब अमीर को पहचानना बड़ा टिपिकल काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को पता करना भी टिपिकल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कैरी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो रिएजेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होते हैं? जैसे कि Br+, NO+, NO2+, R3C+, CS3+, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने लिखे नहीं है क्योंकि जगह नहीं है। आप इतने समझदार हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो वो आपके कौन होंगे? वो आपके न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो वो आपके बेटा कौन होंगे? न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ठीक है। तो शायद आपको अब तकलीफ नहीं होगी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचानने। इसके अलावा भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं कि वो कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी या तो वो इलेक्ट्रोफाइल है या वो न्यूक्लियोफाइल है। मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। मैंने एक तरफ BF3 लिया है, एक तरफ NH3 लिया है। NH3 का ऑक्टेट कंप्लीट है 2 4 6 2 8, लोन पेयर प्रेजेंट है 2 4 6। आपको दोनों समझ में आते होंगे। BF3 NH3 पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह और फिर भी एक व्यक्ति काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। फाइनली कैसे पता कर रहे हैं? ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर प्रेजेंस है। उनको कहा गया था केमिस्ट्री में लूज बेस, और लूज बेस ही आपके बनते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। लूज बेस ही आपके क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। अगर लोन पेयर एब्सेंट है, लोन पेयर देखिए नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वो केमिस्ट्री में कहलाए गए थे लूज एसिड, और लूज एसिड ही काम करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स का। तो बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बड़ा आसान है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अगर चार्ज नहीं है तो हमें क्या देखना है कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लूज बेस न्यूक्लियोफाइल होगा, और लोन पेयर एब्सेंट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। समझ में आता होगा। चलिए पहले से पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर और बात करते हैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए हटा देते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल की बात हो गई, न्यूक्लियोफाइल की बात हो गई, कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइंस की बात हो गई। ये सारी बातें मेरी आप लोगों से हो गई, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो गया। चलिए अब थोड़ा सा डिग्री के बारे में बता देता हूँ। डिग्री की हमें आवश्यकता पड़ेगी, फिर भी मैं एक छोटा सा आइडिया कर देता हूँ कि देखिए जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है वो सबके सब वर्क करेंगे किसका? न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। अमाइंस लगभग सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। एल्कोहल आपके सारे के सारे कौन है? ये भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वाटर ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से पता कर सकते हैं कि भाई जिनके पास लगभग लोन पेयर है वो सबके सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक चीज आपको मैं बता दूं, तो अब मेरे पास एक समस्या आएगी, सर ये कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन फ्री रेडिकल्स कैसे आते हैं? चलिए उन्हें भी देख लेते हैं भाई, ये कैसे आते हैं फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन। चलिए देखिए, हमारा मान लीजिएगा दो दोस्तों ने मिलकर एक शॉप खोली, ठीक है। दो बहुत अच्छे दोस्त थे, ए और बी, दोनों ने मिलकर एक शॉप खोली। आपको दिखाई देता है दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग करके फॉर्म्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म होता है। तो ये तो बात आपके समझ में आती है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन लगभग बीच में होंगे, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन। मान लीजिएगा दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया कि भाई हम आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। आप समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा मैं कहने के जा रहा हूँ। मान लीजिएगा दोनों दोस्तों में आज झगड़ा हो गया कि भाई बिजनेस नहीं करना चाहते, तो अच्छे दोस्त हैं तो क्या करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं है,
आप अपना पैसा ले जाइए जो आपने शेयरिंग में दिया था और आप मेरा पैसा मुझे दे दीजिएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी अपना अपना पैसा लेकर चले जाएंगे तो ए पर आ जाएगा एक फ्री रेडिकल्स, बी पर आ जाएगा फ्री रेडिकल्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना ले आया ए, बी अपना ले आया। केमिस्ट्री में इस आपको दिखाई देता होगा कि भाई ये इक्वल पार्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेन देन जो है वो बराबरी का है, बराबरी का है। तो केमिस्ट्री में कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इस चीज को कहा था होमोलाइसिस। क्या कहा था? होमोलाइसिस कहा था, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इस चीज को। ठीक है, होमोलाइसिस हो रही है और होमोलाइसिस से क्या पैदा होते हैं? फ्री रेडिकल्स। होमोलाइसिस से क्या पैदा होते हैं? फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखाया था टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मिथाइल फ्री रेडिकल्स। अब समय नहीं है कि फ्री रेडिकल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूं, बस हल्का सा बताया कि होमोलाइसिस होने से पैदा होते हैं भाई। चलिए मान लो फिर वापस दोस्तों के पास चल रहा है। मान लो इस बार क्या हुआ कि भाई ए वाले और बी वाले में जो झगड़ा हुआ, बी वाले की ताकत थोड़ी ज्यादा थी, तो क्या होगा? ये कंसीडर कर लीजिएगा कि ए जो है ना वो कार्बन है, ये कंसीडर कर लें कि ए जो भी है वो कार्बन है, बी वाले की ताकत ज्यादा है। तो होगा क्या? अगर बी की ताकत ज्यादा है मेरे भाई, देखिए अगर बी की ताकत ज्यादा है तो सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा बी, तो बी होल्ड करेगा नेगेटिव चार्ज और ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मान लीजिएगा अगर ए की ताकत ज्यादा है या ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अब ए होल्ड करेगा कैसा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ए करेगा नेगेटिव चार्ज और बी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये मान लीजिएगा कि ए इस समय कार्बन है, तो अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम उसे कहेंगे कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम उसे कहेंगे कार्बोएनाइंस। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है वो इक्वल नहीं हुआ है, वो लेन देन जो है वो बराबरी का नहीं है, वो अनइक्वल है। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो अनइक्वल है। समझ में आता है? इक्वल पार्ट में नहीं हुआ है। हाँ सर नहीं हुआ, एक ले गया, एक खड़ा ही देख रहा है बेचारा, दूसरे में पहला वाला ले आया, दूसरा तमाशा देख रहा है, उसका भी पैसा चला गया। पढ़े लिखे लोगों ने जब अनइक्वल पार्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे कहा था हेट्रोलाइसिस। मेरे एक बात समझ में आ गई? ठीक है, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन पैदा होते हैं भाई हेट्रोलाइसिस, और फ्री रेडिकल पैदा होते हैं भाई होमोलाइसिस। समझ में आता है? कार्बोकैटायन कार्बोएनायन पैदा होते हैं किससे? हेट्रोलाइसिस से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने से। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं बेसिस ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बी की नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट बी पे हो जाएंगे, अगर ए की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ए पर हो जाएंगे। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने पहले भी लिखा है। टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी होता है प्राइमरी से, और प्राइमरी होता है मिथाइल कार्बोकैटायन से। कार्बोएनायन का ठीक उल्टा ऑर्डर होता है। मिथाइल कार्बोएनायन मोर स्टेबल है प्राइमरी से, प्राइमरी सेकेंडरी से, और सेकेंडरी टर्शरी से। इन सब चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। मैंने बड़ी बात छोटे शब्दों में कही, बड़ी बात छोटे शब्दों में कही। आपने देखा कि कौन कहां पर अटैक करता है, सबस्ट्रेट कौन होते हैं, रिएजेंट्स कौन होते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन कैसे पैदा होते हैं वो मैंने लगभग बहुत छोटे से फॉर्म में बताने का प्रयास किया। आप इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आपको आगे मैं आपके कुछ कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। आपने सुनी होंगी एडिशन रिएक्शन, एडिशन में भी आपने सुना होगा एक फ्री रेडिकल एडिशन होती है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस होती है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होती है, सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं, आपने वो भी सुनी होंगी। एक SN1 होती है, एक SN2 होती है, इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेसमेंट भी होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस भी होती हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस भी होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके दिमाग पर रखना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी बातों में कहना है, बड़ी बात छोटे शब्दों में कहना चाहता हूँ, पहले से नोट कर लीजिए, मैं उसके बाद उसी की बातें करूंगा आपसे। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ सेक्शन रिएक्शन वाले पार्ट में हमारा एक पार्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये सारी चीज़ें स्टडी करें तो हम देखते हैं कि जनरली हमारे यहाँ रिएक्शन तो बहुत हैं, लेकिन जनरली हम यही रिएक्शन स्टडी करते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। ठीक है, आपको मैं पहले एक कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है कि शायद आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा ये आपका बॉक्स जो है, ये आपका एक घर है। ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जो स्क्वायर बॉक्स मैंने बना रखा है, ये आपका घर है। ठीक है,
आप इसमें दो लोग रहते हैं एक्स वाई, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ। मान लीजिएगा अगर कोई बाहर से आके आपके घर में एंटर कर जाता है, ठीक है, अगर कोई बाहर से आके आपके घर एंटर कर जाता है तो हम उसे कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई बाहर से जाके एंटर कर जाता है तो हम उसे कहेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। हमसे केमिस्ट्री में कहा गया था कि एडिशन का ही रेसिप्रोकल होता है एलिमिनेशन। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। एडिशन का ही रिवर्स होता है एलिमिनेशन। अगर घर में से कोई व्यक्ति निकल जाता है, जैसे वाटर निकल जाता है, HX निकल जाता है, S2 निकल जाता है, ठीक है, X2 निकल जाता है, मतलब कुछ भी एलिमिनेट हो जाता है इस टाइप का, तो वो एलिमिनेशन होगा। अब फिर सुन लीजिएगा, घर में कोई एंट्री करता है एडिशन, लेकिन घर से कुछ निकल जाता है जैसे वाटर, HX, S2, X2, तो वो होगी एलिमिनेशन। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एडिशन का उल्टा एलिमिनेशन और एलिमिनेशन का उल्टा एडिशन है। अभी मैं इनके बारे में बहुत अच्छे से बात करूंगा, ठीक है। मान लीजिएगा आपके घर में कोई रहता है X, ठीक है, लेकिन बाहर से जो रिलेटिव आ रहा है Y आपका रिलेटिव है, लेकिन Y जो रिलेटिव है आपके X को घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे मान सकते हैं कि आपका जो रिलेटिव है वो आपको ही घर में से बाहर निकाल देता है, तो वो मेरे बच्चे बन जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। वो आपकी कौन सी बन जाती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चौथा है हमारा रीअरेंजमेंट। मान लीजिएगा आपका घर का नक्शा बदल जाता है, आपका जैसा भी फॉर्म था, आपका जैसा भी घर का स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर का नक्शा ही चेंज हो जाता है तो होगा रीअरेंजमेंट। घर का नक्शा बदल जाता है तो वो होगा रीअरेंजमेंट। घर में कोई एंट्री करता है एडिशन, घर से कुछ निकल जाता है, ठीक है, कुछ निकल जाता है, ध्यान निकलने में फर्क है, कुछ निकल जाता है वाटर इस टाइप का, तो एलिमिनेशन। लेकिन किसी के द्वारा निकलता है तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये तो बस एक ऐसे ही छोटा सा प्रैक्टिकली चीजें आपको समझाना चाह रहा था कि आपके दिमाग में रहे। अब एक एक करके बातें करते हैं इन्हीं के बारे में, ठीक है। एक एक करके इन्हीं के बारे में बातें करते हैं और ठीक से बातें करते हैं। सबसे पहले एडिशंस की बातें करते हैं और मैं कोशिश करूंगा आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेंगे एडिशन से रिलेटेड। नोट करना बड़े अच्छे से, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है कि एडिशन कहाँ होंगी भैया? जहां डबल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन। ये जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन हो। डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के बिटवीन भी हो सकता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के बिटवीन भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी पहली कंडीशंस है, एडिशन की बात कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो चाहिए, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि डबल बॉन्डेड सिस्टम कन्वर्ट होगा किसी सिंगल बॉन्डेड सिस्टम। इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं कि डबल बॉन्डेड कन्वर्ट होगा सिंगल में, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ट्रिपल है तो ट्रिपल कन्वर्ट होना चाहेगा किसमें? डबल में, ठीक है। तो डबल का सिंगल होना, ट्रिपल का डबल होना एडिशन होगा। ये एडिशन कैसे होगा? आपके इस डबल बॉन्डेड सिस्टम पर कुछ ना कुछ आकर ऐड होगा। मैंने ये कहा था ना, कोई घर आपके घर में एंट्री कर जाए, बाहर से कुछ एटम मॉलिक्यूल आएंगे, आपके उस डबल बॉन्डेड सिस्टम पर अटैक करेंगे, वहां पे जाके बैठ जाएंगे, एडिशन हो जाएगा। समझ में आता है? बाहर से कुछ रिलेटिव्स मॉलिक्यूल्स आएंगे, एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, वो आपके उस डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम के पास जाएंगे और वहां जाकर अपना धरना दे देंगे, बैठ जाएंगे। एडिशन में कभी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, पहली बात ध्यान रखें। एडिशंस के लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, दूसरी बात याद रखना। एडिशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि हमेशा वहां होता क्या है, sp हाइब्रिड है तो वो होगा sp2 में कन्वर्ट, अगर sp2 हाइब्रिड है तो वो कन्वर्ट होगा sp3 में। ये कॉन्सेप्ट भी चलेगा एडिशन में। एडिशन में रिएक्टेंट sp है तो sp2 होगा प्रोडक्ट, sp2 रिएक्टेंट है तो sp3 होगा प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे भी चीजों को समझ सकते हैं। तो एडिशन में आपको एक बात समझ में आ गई कि डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम पर, आपका जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है उस पर एटम मॉलिक्यूल आकर ऐड होते हैं। क्या होते हैं?
एटम और मॉलिक्यूल आकर ऐड होते हैं। ऐड होना ही हमारा क्या है, एडिशन। ठीक है, चलिए अब इस चीज को और थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से, और थोड़ा अच्छा करते हैं, इसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ठीक करते हैं इसी बात को। चलिए, आपका जो डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है, ठीक है, आपका ये जो डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है ये सिमेट्रिकल है। पहले तो ये देखना है, इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड्स कैरी करेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिमेट्रिकल में आप पाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मान लो आपने पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिए तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मान लो सामने कोई भूखा व्यक्ति बैठा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, एक बात और बतानी थी कि पूरी केमिस्ट्री में एक ही खेल है कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा तलाश में रहता है, हमेशा किसकी, किसी न्यूक्लियोफाइल की, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा तलाश में रहता है किसी इलेक्ट्रोफाइल की। में यही कॉन्सेप्ट पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में चलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत है किसी न्यूक्लियोफाइल की और न्यूक्लियोफाइल को जरूरत है किसी इलेक्ट्रोफाइल्स की। ठीक है, तो मैंने पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर लिए, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास, और न्यूक्लियोफाइल का जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो इस तरीके से एडिशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से चीजों का एडिशन हो जाएगा। यहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आई बात समझ में मेरी। चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। तो फाइनली एक बात आ गई समझ में कि अगर आपके डबल बॉन्डेड सिस्टम पर, ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम पर ऐड होने वाला व्यक्ति कोई फ्री रेडिकल है, फिर सुनिएगा, आपके डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम पर ऐड होने वाला व्यक्ति कोई फ्री रेडिकल है, दिस इज फ्री रेडिकल, ध्यान से देखें, ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल है तो वो बन जाएगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी बन जाएगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। समझ में आता है, फिर समझिएगा, अगर आपके डबल बॉन्डेड सिस्टम पर, ठीक है, ऐड होने वाला व्यक्ति कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो उस केस में बनेगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी। और ऐड होने वाला व्यक्ति इलेक्ट्रोफाइल है तो वो बनेगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फिर आ जाइए, अगर आपके डबल बॉन्डेड सिस्टम पर ऐड होने वाला व्यक्ति कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो बनेगी मेरे बच्चे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपकी बहुत सारी बातें क्लियर कर दी हैं, आपके कंफ्यूजन दूर कर दी है कि आपने नाम ही सुने होंगे पहले कभी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। तो क्लियर हो गया, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम पर आपके रिलेटिव्स एटम मॉलिक्यूल आकर ऐड होते हैं। ऐड होने वाला व्यक्ति अगर कोई फ्री रेडिकल है तो वो बन जाती है फ्री रेडिकल एडिशन। ऐड होने वाला व्यक्ति आपका रिलेटिव्स कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो वो बनेगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, मैंने आपसे कहा था एडिशन का ठीक रिवर्स होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को समझाने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जितने काम आप एडिशंस के लिए कर रहे थे उतने ही काम आप कर लीजिए अब एलिमिनेशंस के लिए। वहां डबल कन्वर्ट होता था सिंगल में, तो यहाँ क्या होगा, सिंगल डबल में, डबल होगा ट्रिपल में। वहां sp कन्वर्ट होना चाहता है sp2 में, sp2 कन्वर्ट होना चाहता है sp3 में, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहेगी। sp2 है तो वो आना चाहेगा sp में, और sp3 है तो वो किसमें आना चाहेगा, sp2 में। सही कह रहा हूं, उल्टा है, एडिशन का ठीक उल्टा है। ठीक है, एडिशन में क्या होता है, डबल कन्वर्ट होगा सिंगल में, ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन में क्या होगा, सिंगल कन्वर्ट होगा डबल। ठीक है, सिंगल कन्वर्ट होगा डबल में, ये एलिमिनेशन से। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होता है आपके समझ में आ गई होगी मेरी बात कि, ठीक है। चलिए मान लीजिएगा आप कोई एक एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, आप मान के चलिएगा थोड़ी देर के लिए, ये कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, ए आपका कोई भी कंपाउंड है, आपने उसकी बी से रिएक्शन कराई, मान के चलिएगा, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया सी, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में एलिमिनेट होता है वाटर, एक बार एलिमिनेट होता है वाटर, आपने फिर एक रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट बन गया सी, लेकिन इस बार एलिमिनेट होता है HX, आपने फिर एक और रिएक्शन कराई, प्रोडक्ट बन गया सी, इस बार एलिमिनेट होता है S2,
आपने फिर एक और एक्शन कराई, प्रोडक्ट बनेगा C, लेकिन इस बार एलिमिनेट होता है X2। ठीक है, आपको ध्यान दे रहा होगा कि एलिमिनेट कौन हो रहा है इस बार, वाटर, HX, S2, X2। मैं एक आपको बात बता दूं कि ये C जितने भी प्रोडक्ट बने सबके सब डबल है, ट्रिपल बॉन्डेड है। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए क्योंकि ये सारे के सारे एग्जांपल एलिमिनेशन के, मैंने प्रॉपर एक्शन नहीं लिखी है, मैंने C डबल बॉन्डेड कोई प्रोडक्ट बना लिया है। बताना क्या चाहता था कि मान लो आप कोई रिएक्शंस कर रहे हैं एलिमिनेशंस की, आपने रिएक्शंस करी प्रोडक्ट बन के, लेकिन प्रोडक्ट में एलिमिनेट होता है वाटर। वाटर अगर किसी रिएक्शन में एलिमिनेट हो रहा है तो वो होगा डिहाइड्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो होगा डिहाइड्रेशन। दिमाग में आया? वाटर एलिमिनेट कर रहा है, एडिशन का रिवर्स होता है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में वाटर एलिमिनेट कर रहा है तो वो होगी डिहाइड्रेशन। HX एलिमिनेट कर रहा है तो हाइड्रोहेलोजिनेशंस, S2 एलिमिनेट हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेशंस, और अगर X2 एलिमिनेट हो रहा है तो डिहेलोजिनेशंस। याद रखेंगे, यही सारी चीजें हमसे पूछी जाती है। रिएक्शंस देके पूछा जा सकता है, एक ऐसी रिएक्शंस है डिहाइड्रेशन है, डिहेलोजिनेशन है, डिहाइड्रोजिनेशन है, इस तरीके से कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, मैं हटा दूं इसे। चलिए, तो मैंने आपके लिए दो तरीके की रिएक्शंस ली। ठीक है, मैं दोनों रिएक्शंस के एक दो एग्जांपल लिखना चाहता हूं आपके लिए। ठीक है, मैं दोनों रिएक्शंस के एक दो एग्जांपल आपके लिए लिखना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। मैंने एक ये एग्जांपल आपके लिए लिखा है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपके लिए ये लिखा है। चलिए, ओके, और एक मैंने आपके लिए ये एग्जांपल लिखा है। ठीक है, आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये किस टाइप की रिएक्शंस है। ठीक है, चलिए, क्लियर होता है? या डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड से किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। सर ये एडिशन, ये कैसी है, एडिशन। समझ में आता है? डबल बॉन्डेड था, यहाँ पे सिंगल हो गया, ये एडिशन है। कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं आता, एडिशन है ना। देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है आपका, sp2, और यहाँ पे मेरे बच्चे कितना हो गया, sp3। ऐसे समझ सकते हैं, sp2 से हो गया sp3। सिंगल बॉन्ड था, सिंगल से कितना हो गया, डबल, उल्टा हो गया, उल्टी गंगा बह गई, एलिमिनेशन हो गया सर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 से कितना हो रहा है, sp2। चेक कर सकते हैं, उल्टा होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा, एस करेक्टर। ठीक है, बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा, यहाँ बढ़ेगा। और वाटर एलिमिनेट हो रहा है, इस रिएक्शन में वाटर एलिमिनेट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं एलिमिनेशन तो है लेकिन डिहाइड्रेशन भी है सर, क्योंकि वाटर एलिमिनेट हो रहा है। आई बात समझ में? नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आती है सब्स्टिट्यूशन, जिसका दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिएगा ये आपका घर है, ये आपके घर में कोई रह रहा है, ये आपका घर है, ये आपके घर में कोई आपका कोई भी भाई बंधु रह रहा है। ठीक है, हम इसको निकालना चाहते हैं, इसको निकालकर y को एंटर कराना चाहते हैं। तो पहले जगह खाली करनी पड़ेगी, पहले इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद ही एंट्री हो पाएगी, y आ जाएगा और x बाहर हो जाएगा। समझ में आता होगा शायद कुछ ऐसे कि मैंने x को निकालना है, y को अंदर लाना है। मैंने कहा था ना कि ये वाला व्यक्ति x को घर से बाहर निकालना है। मैंने कहा था आपसे कि अगर आपके घर में किसी को कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति निकाल देगा तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। आपके घर में आके बैठ जाए कोई, एडिशन। आपके घर से कुछ निकल जाए, वाटर, HX कुछ भी अपने आप निकल जाए, वो एलिमिनेशन होगा, एडिशन का रिवर्स होगा। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में समझ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मान लीजिएगा कि ये एक मार्कर है, इस मार्कर पर ये कैप है, ये वाला कैप है। इस कैप की जगह मैं ये दूसरा वाला कैप लेना चाहता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला कैप मैं लाना चाहता हूं, इस वाले कैप को निकालना पड़ेगा। ये वाला कैप इस वाले कैप को डिस्प्लेस कर रहा है, आप ध्यान से देखें, ये निकालना पड़ेगा, तब जाकर ये एंटर कर पाएगा। ठीक, इस वाले कैप ने इस वाले कैप को डिस्प्लेस किया है, और हम कहेंगे इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अब समझिएगा, अब आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि मान लीजिएगा आपके एक्स को निकालने वाला व्यक्ति कोई फ्री रेडिकल है, आपके एक्स को निकालने वाला व्यक्ति कोई फ्री रेडिकल है, तो मेरे बच्चे वो बन जाएगी
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ में? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी बन जाएगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। निकालने वाला व्यक्ति फ्री रेडिकल। अगर आपके एक्स को निकालने वाला व्यक्ति कोई इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर हो रही होंगी चीजें, तो वो बनेगी आपकी, क्या बनेगी आपकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वो आपकी बनेगी सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर आपके एक्स को निकालने वाला व्यक्ति कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो वो आपकी बनेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वो आपकी कौन सी बन जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये तो बस एग्जांपल लेकर रिएक्शंस बताना चाह रहा था मैं, आप परेशान ना हो। ठीक है, रीअरेंजमेंट में कुछ नहीं होता, रीअरेंजमेंट में स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। जैसे कि मान के चलिएगा आपके पास अमोनियम साइनेटो था, आपने उसको हीट किया, हीट करने पर आपको मिलेगा यूरिया। ठीक है, आपने इसको हीट किया और हीट करने पर आपको मिलेगा यूरिया। यहाँ साइनेटो ग्रुप था, यहाँ एमाइड हो गया। देखें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो जहां स्ट्रक्चर चेंज हो जाए पूरी की पूरी, हाइब्रिडाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, वो आपका होगा रीअरेंजमेंट। ठीक है, कुछ निकल जाए, सिंगल डबल में कन्वर्ट हो जाए, एलिमिनेशन, डबल सिंगल में हो जाए, एडिशन, और अगर कोई किसी को निकालने वाला है तो वो सब्स्टिट्यूशन। आज के लिए इतना ही समझिएगा। मैंने बड़ी बड़ी बातें छोटे में कहना चाहा है कि मैं जानता हूँ एकेडमिक स्टैंडर्ड पर सारे बच्चे इस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं जैसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आप जीओसी पढ़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं वहाँ पढ़ने के लिए, पहले वो क्लियर होने चाहिए, तभी हम मैकेनिज्म वाले सेक्शंस को समझ सक पाएंगे। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट सारी चीज़ों को कर पाएँ, अच्छे से समझें, नोट कर लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। एलिफेटिक्स की बात करूंगा मैं आज, अगले वीडियो में मैं एरोमेटिक्स के प्रिपरेशंस की बात करूंगा, उनकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करूंगा, बारी बारी से सब चलेगा। ठीक है, चलिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कोई क्वेश्चंस ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम्स ना रह जाए। इससे पहले मैंने जो भी कुछ बोला वो सब बेसिक्स चीज़ें थी, हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी पढ़ने के लिए, समझ में आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। ठीक है, एक मिनट एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड के लिए। आपको याद होगा, ध्यान से देखिएगा, आपको ये याद होगा कि हमने डिग्री आपको निकालना सिखाया था। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ एक बार, मेरे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, हमने ये कहा था कि भाई कार्बन आपका अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, 3 से अटैच है तो 3 डिग्री, ये वापस 1, ये वापस 2, वापस 1, 1, 1 और ये वापस 4 डिग्री। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी थी। 1 डिग्री को ही कहा गया था प्राइमरी, 2 डिग्री को कहा गया था सेकेंडरी, 3 डिग्री को कहा गया था टर्शरी और 4 डिग्री को कहा गया था क्वाटरनरी। ठीक है, ये सारी बातें हमारी पहले से हो चुकी हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिएगा आपका हैलाइड जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 1 से अटैच रहता है तो वो होगा 1 डिग्री। आपका हैलाइड जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 2 से अटैच है तो वो होगा 2 डिग्री। ठीक है, और आपका हैलोजन जिस कार्बन से अटैच रहता है, अगर वो 3 से अटैच है तो वो होगा आपका 3 डिग्री। ठीक है, चलिए ऐसे ही हमारे एल्कोहल्स की भी डिग्री बन सकती है कि OH आपका जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 1 से अटैच है तो 1 डिग्री, OH आपका जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, और OH आपका जिस कार्बन से अटैच है और वो 3 से अटैच है तो वो होगा 3 डिग्री। डिग्री कार्बोकैटायंस की भी बन सकती है कि मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 1 से ही अटैच है तो 1 डिग्री होगा, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 2 से अटैच है तो वो 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 3 से अटैच रहता है तो वो होगा आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायंस या टर्शरी कार्बोकैटायंस। कार्बो एनायंस की भी बन सकती है कि भाई नेगेटिव चार्ज आपका जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 1 से है तो 1 डिग्री कार्बो एनायन, नेगेटिव चार्ज आपका जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 2 से अटैच है तो वो मेरे बच्चे होगा 2 डिग्री, और नेगेटिव चार्ज आपका जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 3 से अटैच रहता है तो वो आपका होगा टर्शरी कार्बो एनायंस। ठीक है, ऐसे ही हमारी डिग्री फ्री रेडिकल्स की भी हो सकती है कि भाई फ्री रेडिकल आपका जिस कार्बन के पास है अगर वो 1 के पास है तो वो होगा 1 डिग्री, फ्री रेडिकल जिस कार्बन के पास है वो 2 के पास है तो वो होगा 2 डिग्री, और फ्री रेडिकल जिस कार्बन के पास है अगर वो 3 के पास है तो वो होगा 3 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। डिग्री जो स्टेबिलिटी की बात करी थी आप लोगों से मैंने। ठीक है, चलिए
एक बात और क्लियर कर दूं, ठीक है, डिग्री की बात हो गई लगभग कि भाई डिग्री हम ऐसे बना सकते हैं, हमें आवश्यकता पड़ेगी इसलिए बता रहा हूं। चलिए एक बात और क्लियर कर लूं मैं आप लोगों के लिए कि सब कुछ है नेगेटिविटी पे डिफाइन करता है। मान लीजिएगा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियडिक प्रॉपर्टी के हिसाब से, पीरियडिक टेबल के हिसाब से देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, इंक्रीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन आऊंगा तो क्या होगी, डिक्रीज। ये बात ध्यान रखें, लेफ्ट टू राइट जाने पर होगी इंक्रीज और टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, मतलब ये बात मान के चले कि लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इस ऑर्डर में बढ़ रही है और इस ऑर्डर में घट रही है। ऐसे जान लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम आओगे तो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो मान लीजिएगा आपके पास कार्बन नाइट्रोजन है, मान लीजिएगा, तो किसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। कार्बन नाइट्रोजन में किसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टूवर्ड्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की तरफ चले जाएंगे तो कार्बन पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर आ जाएगा कैसा, पार्शियली डेल नेगेटिव चार्ज। पोलैरिटी गेन कर रहे हैं बेसिस ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो कार्बन ऑक्सीजन आ गया, कार्बन ऑक्सीजन में भी किसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी, नो डाउट ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर आएगा कैरी होगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे कैरी होगा नेगेटिव चार्ज। मान लो कार्बन फ्लोरीन आ गया तो फिर किसकी ज्यादा, फ्लोरीन की। तो किस पे चार्ज कैरी होगा, कार्बन पे पॉजिटिव होगा, फ्लोरीन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बात आपके समझ में तो आ ही रही है ना, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे पॉज करें। तो मान लीजिएगा मेरे पास एक ये है CH3 CH2 Cl CH3 CH3 Cl CH3 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 Cl। आपको दिखाई देता है कि कार्बन क्लोरीन में नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की। यहां पे भी क्लोरीन की ज्यादा, यहां पे भी क्लोरीन की ज्यादा। तो क्लोरीन की ज्यादा होगी तो क्या आएगा, CH3 CH2 प्लस Cl माइनस। मान के चलिएगा, थोड़ा सा मैंने तोड़ दिया, ठीक है ना। यहां पे अगर ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, CH3 हाइड्रोलाइसिस हो रही भाई, या पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वापस नेगेटिव आ जाएगा। अगर यहां शिफ्ट करूंगा इलेक्ट्रॉन तो यहां प्लस आएगा, ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर Cl चला जाएगा। तो मैं बताना क्या चाह रहा था कि जब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने जब शिफ्ट किया तो यहाँ तो 1 डिग्री कार्बन कैटायन पैदा हुआ, देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर वो 1 से है। यहाँ पे जब मैंने शिफ्ट किया तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन कैटायन पैदा हुआ और यहाँ पर जब शिफ्ट किया तो मेरा यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन कैटायन पैदा हुआ। तीनों कार्बन कैटायन में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था, मतलब तीनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। आई बात समझ में, ये ऑर्डर होगा, काम आएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, मैंने बस जनरेट करना बताया थोड़ा सा, नोट कर लीजिएगा।